मृतुकालिक कथन का साक्षिक मूल्य, एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन, ये हमने आपको पढ़ाना शुरू किया था। और कल मैंने आपको बताया था, कल जितना बताया था उसको टोटल नहीं, बस समराइज करके 2-4 पंक्तियां आप जान लें, इसके बाद हम लोग इसको प्रोसीड करते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि जो मृतुकालिक कथन है इसको शपथ पर नहीं लिया जाता, ओथ पर नहीं लिया जाता, या इसकी प्रतिपरीक्षा नहीं होती, इसका जो एंटी पार्टी के अधिवक्ता द्वारा क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होता, एडवर्स पार्टी जो विरोधी पक्षकार है, उसके बावजूद भी मृतुकालिक कथन को एक सशक्त साक्ष्य माना जाता है, एक सुसंगत साक्ष्य माना जाता है। सुसंगत का हमने कई बार आपको मीनिंग बताया है और एक से अधिक मीनिंग भी बताई है। वह तथ्य सुसंगत है जिसका साक्ष्य दिया जा सकता है। और सुसंगत कौन तथ्य होगा इसके बारे में कहा गया है, धारा 5 हम लोग पढ़ते हैं उसी के आधार पे, कि धारा 6 से लेकर के धारा 55 तक में अगर एक तथ्य विवाद्य तथ्य से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है किसी न किसी धारा में, तो वह उस विवाद्य तथ्य से अगर किसी न किसी धारा में जुड़ा हुआ है 6 से लेकर 55 तक में, तो उसको सुसंगत कहा जाता है। उस विवाद्य तथ्य का सुसंगत तथ्य वो माना जाता है। तो मैंने आपको बताया कि भले ही शपथ पर डाइंग डिक्लेरेशन को नहीं लिया जाता, क्योंकि जो व्यक्ति मर रहा है, जिसको घायल कर दिया अगले ने, वो किसी को बता रहा है कि हमको अगले ने गोली मारा है, तो उसको शपथ पे थोड़ी कह रहा है। वो तो चंद क्षण का मेहमान हो सकता है, बता के मर गया कि भी ने हमको गोली मारा है। शपथ पर नहीं लिया जाता। वहाँ कहाँ विरोधी पक्षकार है? विरोधी पक्षकार का वकील तो उसकी क्या कहते हैं, साक्षी की जो परीक्षा करता है वो ट्रायल के दौरान करता है, सच्चाई को सामने लाने के लिए न्यायालय के सामने कि वो झूठ बोल रहा है सही बोल रहा है। तो न तो शपथ पे लिया जाता है, न ही इसकी परीक्षा होती है डाइंग डिक्लेरेशन की। फिर भी यह एक सशक्त साक्ष्य है, सुसंगत साक्ष्य है, ग्राह्य साक्ष्य है। क्यों? इसके पीछे एक फिलॉसफी है, एक मान्यता है, एक प्रजम्पशन है। वो जो प्रजम्पशन है वो ये है कि जो व्यक्ति मरने वाला है, जिसे ये फीलिंग है कि अब तो हम अपने कर्मों के लिए ईश्वर के सामने चंद क्षणों में रिस्पांसिबल होंगे, वह मरते समय झूठ नहीं बोलेगा, मरते समय झूठ नहीं बोलेगा। यानी अपने अधरों पर असत्य को लेकर ईश्वर के समक्ष नहीं जाएगा। यही फिलॉसफी है। इसीलिए मृतुकालिक कथन को नंबर 1 का टॉप क्लास का साक्ष्य माना जाता है। और बेटा, इसके आधार पर इसका साक्षिक मूल्य जो है वो ये है कि इसके आधार पर अभियुक्त को मृत्युदंड या आजीवन कारावास तक दिया जा सकता है। मृत्युदंड या आजीवन कारावास तक दिया जा सकता है। तो मृत्युदंड या आजीवन कारावास तक दिया जा सकता है, ये जो बात कही जा रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसका जो साक्षिक मूल्य है ये टॉप क्लास का है, नंबर 1 का है, प्रथम श्रेणी का साक्षिक मूल्य रखने वाला ये साक्ष्य है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि साक्षिक मूल्य का जो मतलब मैंने आपको स्वीकृतियों का साक्षिक मूल्य पढ़ाते समय बताया था, संस्वीकृतियों का साक्षिक मूल्य पढ़ाते समय बताया था, सह अपराधी के परिसाक्ष्य का साक्षिक मूल्य बताते समय बताया था, साक्षिक मूल्य का वही मतलब है यहां भी है। मतलब क्या? कि साक्ष्य के रूप में
इन द फॉर्म ऑफ एविडेंस, ये कितना मूल्यवान है। कितना मूल्यवान है माने क्या, कितना वेटी है, कितना वजनदार है। और आसान भाषा में किसी साक्ष्य के साक्षिक मूल्य का मतलब होता है क्या, किसी साक्ष्य के साक्षिक मूल्य का मतलब होता है कि क्या उस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध एवं दंडित किया जा सकता है, कि अभियुक्त को दोषसिद्ध एवं दंडित करने के लिए उस साक्ष्य को कोरोबोरेट करने के लिए किसी और साक्ष्य की आवश्यकता है। अगर अभियुक्त को दोषसिद्ध एवं दंडित किया जा सकता है केवल और केवल उसी साक्ष्य के आधार पर, तब तो उस साक्ष्य का साक्षिक मूल्य टॉप क्लास का है। और मृत्युकालिक घोषणा, मृत्युकालिक कथन, डाइंग डिक्लेरेशन एक ऐसा साक्ष्य है कि इसका साक्षिक मूल्य टॉप क्लास का है। इसके आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध एवं दंडित किया जा सकता है। बेटा, जब हम आपको सीआरपीसी पढ़ाए थे तब मैंने बताया था कि इन सारे शब्दों को सिनोनिमस मत समझना, ये पर्यायवाची नहीं है। ट्रायल अलग चीज है, दोष सिद्धि अलग चीज है, दोष मुक्ति अलग चीज है। यानी कन्विक्शन, एक्विटल, सेंटेंस, दंडादेश, ये सब अलग अलग है। सीआरपीसी में हमने आपको डिटेल में पढ़ाया है। अब जब मैं कह रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि इसका साक्षिक मूल्य टॉप क्लास का है, साक्ष्य के रूप में ये इतना सशक्त होता है। साक्षिक मूल्य माने क्या, साक्ष्य के रूप में ये इतना सशक्त होता है कि केवल और केवल इसी के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध एवं दंडित किया जा सकता है। और दोषसिद्धि एवं दंड कोई सामान्य नहीं, अभियुक्त को मृत्युदंड या आजीवन कारावास तक दिया जा सकता है। जो कल मैंने आपको साहिब प्रधान और उनके बच्चों की कहानी बताई थी। साहिब प्रधान और उनके बच्चे डीपी को मिलकर के मारे, उनके पटीदार थे। डीपी घायल खेत में पड़े हुए थे, उनको उठा के लाया गया। तब तक मजिस्ट्रेट भी आ गया, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, एसडीएम, क्षेत्र में ही तो रहता है, कोई लंदन में तो रहता नहीं। दरोगा जी भी आ गए। सबके सामने उन्होंने ये कहा कि मेरी ये हालत साहिबू और उनके बच्चों ने किया है, और इतना कहकर के वो मर गए। बेटा, केवल और केवल इसी पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उनको, साहिबू को और उनके 7 बच्चों को आजीवन कारावास दिया। और इसी नैनी जेल में वो सब के सब सजा भोग रहे हैं। और जब मैं आपको आईपीसी पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि आजीवन कारावास का मतलब होता है शेष संपूर्ण जीवन का कारावास। जिस दिन ये सजा दी जा रही है उस दिन के बाद की जितनी जिंदगी बची हुई है वो जेल में ही कटेगी। इसके कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं, वो हम आपको जब दंड पढ़ाते हैं आईपीसी में तब बताते हैं। यहाँ पर हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि साक्षिक मूल्य तो डाइंग डिक्लेरेशन का नंबर 1 का हाई है, टॉप क्लास का हाई है, लेकिन इससे संबंधित कोई प्रावधान इंडियन एविडेंस एक्ट में नहीं है। तो जब इंडियन एविडेंस एक्ट में नहीं है, यानी लेजिस्लेचर यानी विधानमंडल, विधायिका ने अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया है, ऐसी कोई धारा नहीं लिखी है, ऐसा कोई इलस्ट्रेशन नहीं दिया है जिससे साक्षिक मूल्य किसका, डाइंग डिक्लेरेशन का, पर प्रकाश पड़ सके। तो फिर हम लोग क्या करेंगे? लॉ बनाने की 3 बॉडी है, मैं आपको हमेशा बताता हूं। एक तो लेजिस्लेचर ये केवल कानून बनाती है, और इसके द्वारा बनाए गए कानून को एक्ट कहा जाता है। और एक्ट कैपिटल ए वाला है, ये नहीं, स्मॉल वाला नहीं, ये तो कार्य हो जाएगा, कृत्य हो जाएगा, ये अधिनियम। तो अधिनियम किसको कहते हैं? या तो
राज्य विधानमंडल ने उस कानून को बनाया हो या सेंट्रल लेजिस्लेचर ने उस कानून को बनाया हो, तो एक्ट तो साइलेंट है, यानी जुडिशियरी की तरफ हम लोगों को जाना पड़ेगा। क्योंकि जो बीच की एक बॉडी है वो एग्जीक्यूटिव है, तो एग्जीक्यूटिव अपने काम भर का कानून बनाती है, और वो भी उसी कानून को बना सकती है जिस कानून को बनाने के लिए लेजिस्लेचर ने उसको डेलीगेट किया है। इसीलिए उसको, जो उसके द्वारा कानून बनाया जाता है एग्जीक्यूटिव के द्वारा, उसको डेलीगेटेड लेजिस्लेशंस कहा जाता है। और जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशंस होते हैं, इनके तमाम नाम हैं, नियम, विनियम, उपनियम, आदेश, अध्यादेश वगैरह वगैरह, रूल, लॉ, बाई लॉ, ऑर्डर, ऑर्डिनेंस वगैरह। उससे हम लोगों का बहुत पाला नहीं पड़ता। हम लोगों का पाला पड़ता है इससे या फिर जुडिशियल प्रेसिडेंट से। जुडिशियल प्रेसिडेंट मैं बोल रहा हूँ, न्यायिक पूर्व निर्णय मैं बोल रहा हूँ, प्रेसिडेंट नहीं, राष्ट्रपति वाला नहीं, PRECEDENT बोल रहा हूँ। कहने का मतलब है कि जब साक्षिक मूल्य के बिंदु पर एक्ट साइलेंट है, विधानमंडल ने कोई धारा नहीं बनाई, कोई इलस्ट्रेशन में कुछ नहीं लिखा इसके साक्षिक मूल्य के बारे में, तो हम लोगों को जुडिशियल प्रेसिडेंट का, न्यायिक पूर्व निर्णयों का सहारा लेना पड़ता है। कारण क्या है? क्योंकि हमारे देश की जो सर्वोच्च न्यायपालिका है, सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उसने जो इस बिंदु पर डाइंग डिक्लेरेशन के साक्षिक मूल्य के बिंदु पर जुडिशियल डिसीजंस दे रखे हैं, वही जुडिशियल डिसीजंस कानून की तरह पूरे हिंदुस्तान में माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि जुडिशियल प्रेसिडेंट का सिद्धांत ही यह है कि हायर कोर्ट का जो डिसीजन है वो लोअर कोर्ट पर बाइंडिंग होता है। ठीक वैसे ही बाइंडिंग होता है जैसे विधानमंडल द्वारा बनाया गया कोई कानून हो। तो हम लोग इसके साक्षिक मूल्य पर सुप्रीम कोर्ट की क्या ओपिनियन है उसको देखेंगे, और सुप्रीम कोर्ट की जो ओपिनियन है उसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए जुडिशियल डिसीजंस के आधार पर देखेंगे। और उसको कल हम लोग देख भी रहे थे, एक मुकदमा हमने आपको लिखा भी दिया है, हमने आपको लिखाया है, लास्ट में देखिए हमने आपको लिखाया है, साक्षिक मूल्य पर विचार करते समय न्यायिक निर्णयों का सहारा लेना पड़ता है। न्यायिक निर्णयों का सहारा लेना पड़ता है। इस बिंदु पर निम्नलिखित वाद उल्लेखनीय है। उसमें हमने आपको एक मुकदमा लिखा दिया, खुशहाल राव बनाम बंबई राज्य 1958 सुप्रीम कोर्ट। ये मुकदमा हमने आपको लिखा दिया है और पढ़ा भी दिया है। इस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि डाइंग डिक्लेरेशन साक्ष्य के रूप में बहुत मूल्यवान है, इसमें बहुत वजन है, वेट है, इतना वजन है, इतना वेट है कि केवल डाइंग डिक्लेरेशन के आधार पर अभियुक्त को दोष सिद्ध एवं दंडित किया जा सकता है। उसके लिए किसी अन्य साक्ष्य से संपोषण आवश्यक नहीं है। किसी अन्य साक्ष्य से संपोषण आवश्यक नहीं है, कोरोबरेशन आवश्यक नहीं है। यदि आपको कंफ्यूजन होता है तो वो तो मेरे गांव के बगल की ही घटना है। अशोकपुर मेरे गांव का नाम है, अशोकपुर कला मेरे गांव का नाम अच्छा है, अशोकपुर, क्योंकि कुछ गांव के नाम बड़े अजीब अजीब से होते हैं, ठीक है ना। तो और अशोकपुर कला हमारे गांव का नाम है। ये घटना अशोकपुर खुर्द की है। साहिब प्रधान, फादर और इनके 7 बच्चे, 1 2 3 4 5 6 और 7। इनकी दुश्मनी थी डीडी से। एक बार प्रधानी ये जीते थे बहुत पहले, तो प्रधान जी हम लोग कहते थे, और बहुत बड़े आदमी भी थे। इतने बड़े आदमी थे कि जहाँ इनका घर था वहाँ अपने आप बस रुकने लगी थी, तूती बोलती थी, तूती, और लोग घेर कर नमस्कार करते थे। लेकिन कानून तो कानून है ना, अगर ठीक से कानून के गिरफ्त में कोई भी आ गया
तो आगे डांट 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 आप जानते हैं। शहबू प्रधान ने, जो इनकी खानदानी दुश्मनी डीडी से थी, इनका शार्ट में नाम डीडी है, डाइंग डिक्लेरेशन मत समझ लीजिएगा। देवेंद्र दास करके नाम था शहबू प्रधान। शहबू प्रधान का देवेंद्र दास से इनकी रंजिश थी। देवेंद्र दास खेत में पानी भर रहे थे और शहबू प्रधान के लड़कों ने जाकर के लाठियों से पीट पीट कर उनको मार डाला। ये मार डाला जो मैं बोल रहा हूं ना, समझे बेटा, इन लोगों ने सोचा कि ये मर गया और फिर वहां से भाग लिए। सांसें चल रही थी, उठा के ले आए, थोड़ा बहुत बोल भी सकते थे। मजिस्ट्रेट भी आ गया था, कोतवाल साहब भी आ गए थे, और कोतवाल साहब दरोगा जी आ गए थे। इससे भड़किए उड़किए नहीं। आगे मैं आपको एक क्वेश्चन पढ़ा दूंगा, ब्लॉग बना के पढ़ा दूंगा। पुलिस इतनी बुरी नहीं होती बेटा जितना हम लोग कह डालते हैं। पुलिस को, ये सवाल है, ये क्वेश्चन आगे पढ़ाएंगे, क्या पुलिस से किया गया मृत्युकालिक कथन साक्ष्य के रूप में सुसंगत है? क्या उसके आधार पर अभियुक्त को दोषी एवं दंडित किया जा सकता है? क्या मृतक ने पुलिस को बताया है कि अगले ने हमको गोली मारी है, लाठी मारी है, चाकू से गोदा है, और फिर वो मर गया और पुलिस वाला उसको जाकर के न्यायालय में कह रहा है कि हाँ हुजूर उसने हमको बताया था, तो इस साक्ष्य में कोई कमी आ गई इसलिए कि वो वर्दी पहने हुए है? ऐसा नहीं है। पुलिस पे भरोसा करिए। और डाइंग डिक्लेरेशन अगर पुलिस को किया गया है तो भी वो सुसंगत है, साक्ष्य के रूप में सुसंगत है, ग्राह्य है, और नंबर 1 का साक्षिक मूल्य लिए हुए है। वो बात की बात है। इनको उठा करके लाया गया देवेंद्र दास को, और देवेंद्र दास ने मजिस्ट्रेट को, पुलिस को बताया कि शहबू के बच्चों ने हमको लाठियों से पीट पीट कर मार डाला, लाठियों से पीट पीट कर मेरी ये हालत की है। और मार डाला भी हम लोग बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में, जैसे आप कुछ मेरे साथ कहते हैं, ठीक है ना, हमने कुछ आप साथ बोले अरे मर गए, अरे मार डाला है, तो उन्होंने कहा कि लाठियों से पीट पीट कर मेरी ये दुर्दशा की है। और ये स्टेटमेंट देने के बाद डीडी यानी देवेंद्र दास मर गए। एकमात्र यही साक्ष्य था, यानी 32(1) का यही डाइंग डिक्लेरेशन था। इसीलिए मैंने ये पूरा देवेंद्र दास लिख दिया, क्योंकि यहां भी डीडी, यहां भी डीडी, सब डीडी ही हो जाएगा। एकमात्र इसी साक्ष्य के आधार पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शहबू और उनके 7 बच्चों का आजीवन कारावास कर दिया। और यही नैनी जेल में उनके सारे बच्चे पड़े हैं। शहबू तो मर गए। आप कहेंगे कि शहबू तो मारने नहीं गए थे, 7 बच्चे भी नहीं गए थे। एक आदमी मान लीजिए 4 बच्चे बहुत हैं, 2 ही बहुत हैं, तो सबको क्यों? बेटा आईपीसी आप हमसे पढ़े हैं ना, 3449। अगर प्लानिंग की गई है बैठ करके, मीटिंग ऑफ माइंड हुई है कि जाओ ऐसा करो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसमें आप इन्वॉल्व हैं, तो लास्ट में एक ब्लॉक ये भी पढ़ाएंगे हम, क्या कि डाइंग डिक्लेरेशन किसके विरुद्ध साक्ष्य होता है। अरे बेटा डाइंग डिक्लेरेशन उसके विरुद्ध साक्ष्य तो है ये जिसने मौत कारित की है, लेकिन उस मौत को कारित करने में डायरेक्टली इनडायरेक्टली जितने लोग इन्वॉल्व हैं उन सबके विरुद्ध डाइंग डिक्लेरेशन साक्ष्य होता है। और इसी डाइंग डिक्लेरेशन के आधार पर शहबू को, उनके सभी बच्चों को आजीवन कारावास हो गया। तो डाइंग डिक्लेरेशन का साक्षिक मूल्य आप देख रहे हैं। डाइंग डिक्लेरेशन का साक्षिक मूल्य इतना ज्यादा है, इसमें इतना वजन है, साक्ष्य के रूप में ये इतना मूल्यवान है, कीमती है, कि केवल और केवल इसी के आधार पर अभियुक्तों को क्या हो गई? आजीवन कारावास की सजा हो गई।
इसका मतलब है कि डाइंग डिक्लेरेशन इतना महत्वपूर्ण है कि उसके लिए किसी अन्य साक्ष्य के कोरोबोरेशन की जरूरत नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह नहीं कहा कि मृतक ने ही तो बताया है कि हमको इन लोगों ने मारा है। मृतक को इन लोगों के द्वारा मारते हुए किसी ने देखा हो तो वो भी मेरे सामने आए। जैसे एक्स है, वो आप बताए हाँ साहब जब वो लोग लाठियों से उसको पीट रहे थे तो हमने देखा था। इस चीज की डिमांड नहीं किया इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। इसी कहानी को सुन लीजिए तो साक्षी मूल्य तो ऐसे चुटकी में बजा के आप लिख देंगे बेटा। इस चीज की डिमांड नहीं किया कि इन लोगों को मारते हुए कोई देखा हो तो वो भी आके अदालत में बताए। कौन देखेगा? चांदनी रात में, रात को बेचारा पानी भर रहा था, वहां लाठी से उसको पीट पीट के अधमरा कर दिया गया और अपनी मृत्यु का कारण बताने के बाद वो मर गया। कौन देखेगा? जिसके खेत में पानी लगाना होगा वही तो रात में जाएगा। वो बेचारा अकेले अपने खेत में पानी लगाए हुए था, इन लोगों ने जाकर के 4-5 भाइयों ने लाठी से पीट पीट के उसको मार डाला। तो अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट कह दे, क्या कह दे कि 32(1) का साक्ष्य इतना कमजोर है या इतना इनसफिशिएंट है या इसका साक्षिक मूल्य इतना कम है कि किसी और स्वतंत्र साक्ष्य से भैया इसको आप कोरोबोरेट कराओ, तब तो ये सब के सब बच जाएंगे, फिर किसी को मारेंगे। इसलिए आप अपने माइंड में बसा लीजिए बेटा कि धारा 32(1) के अंतर्गत जो डाइंग डिक्लेरेशन है, वो डाइंग डिक्लेरेशन का जो साक्षिक मूल्य है वो नंबर 1 का है, टॉप क्लास का है। वो इस कदर अपना वेट और वजन रखता है कि उसके आधार पर, ये बार बार जो मैं वजन वजन बोलता हूं, इसके पीछे एक कहानी है, एक फिलॉसफी है। आप पहले जब हमारे यहाँ से सेलेक्ट होते थे, बहुत पहले, तो मैं आपको ये तुला देता था ऐसे, और एक तरफ ऐसे तुला देखिए झुकी रहती है, न्याय की देवी, आंखों पे पट्टी। तो जिधर तुला झुकी रहती है उसी की जीत होती है। तो कह तो रहा हूं, जब ये क्रिमिनल ट्रायल चलेगा, मान लीजिए यही सहीबू वाला ही मामला है, जब ट्रायल चलेगा तो कैसे होगा, कैसे ट्रायल का सृजन होगा, सीआरपीसी में कई बार बताया है। यहाँ पे चूंकि मर्डर का मामला है तो कोर्ट ऑफ सेशन जज साहब रहेंगे, ठीक है ना, और जज साहब रहेंगे टॉप पर। एक साइड में कौन रहेगा? एक साइड में ट्रायल हो रहा है, सहीबू रहेंगे, सहीबू यानी फादर, और इनके बच्चे रहेंगे, ये अभियुक्तगण है। ये अपना क्या करेंगे बोलिए? वकील करेंगे। वकील करेंगे यानी कोई अधिवक्ता करेंगे, एक से अधिक अधिवक्ता भी कर सकते हैं। और इस साइड में कौन होगा? इस साइड में कौन होगा? इस साइड में होगा पी माने होता है प्रोजिक्यूशन, प्रोजिक्यूशन माने होता है अभियोजन। मैंने बार बार सीआरपीसी पढ़ाते समय आपको बताया है कि अभियोजन में पीड़ित पक्षकार होता है। तो पीड़ित पक्षकार कौन होगा? जब वो मार डाला गया तो उसका बेटा हो सकता है, उसकी पत्नी हो सकती है, उसका भाई हो सकता है, कोई और हो सकता है। पुलिस के लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, पुलिस के लोग इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट लॉयर्स, जैसे यहाँ कोर्ट ऑफ सेशन का मामला है तो ट्रायल में आपको पढ़ा है कि एसपीओ साहब यानी बड़े बड़े जो अभियोजन अधिकारी हैं बड़े वाले, वो जाएंगे, एसपीओ साहब जाएंगे, एपीओ नहीं जाएगा। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर न्यायालय ये कह दे कि जो डाइंग डिक्लेरेशन यहां आया है, जो अभियोजन प्रस्तुत कर रहा है, कैसे प्रस्तुत करेगा अभियोजन? मजिस्ट्रेट साहब को उसने बताया है, उसी को साक्ष्य के रूप में डालेगा। पुलिस को बताया है, उसको साक्ष्य के रूप में डालेगा। और अगर जहां बता रहा था उठा के जहां उसको लाया गया बेचारे को, वहां पब्लिक भी तो आ गई, घर वाले भी तो आ गए, उन्होंने सुना, उसको भी साक्ष्य में डालेगा कि हाँ हुजूर हमारे सामने की बात है कि मरते समय उन्होंने ऐसा कहा था। तो न्यायालय ये नहीं कहेगा
पहले तो कोर्ट ऑफ सेशन ने ही इन लोगों की सजा की ना, इलाहाबाद हाई कोर्ट में तो अपील में ये लोग आए थे। कोर्ट ऑफ सेशन ये नहीं कहेगा कि ये जो डाइंग डिक्लेरेशन है ये कुछ कमजोर प्रकृति का साक्ष्य है, हमको आप किसी अन्य साक्ष्य से इसका कोरोबोरेशन कराइए, ये नहीं कहेगा। और जो मैं बार बार वजन की बात कर रहा हूं, तो वजन क्या, अगर यहां पे डाइंग डिक्लेरेशन है इस पलड़े पे, एक पलड़ा किसका है, प्रोसिक्यूशन का है, और एक पलड़ा किसका है, अभियुक्त का है, ये अभियुक्त गण है। तो तुला, जो न्याय की देवी आपने देखा, तुला, दो पलड़े, एक ये, इस पलड़े पर डाइंग डिक्लेरेशन है। तो जब डाइंग डिक्लेरेशन है तो ये पलड़ा तो बेटा, इस पलड़े पर डाइंग डिक्लेरेशन है तो ये पलड़ा तो बहुत वजनदार हो गया ना, इसमें बहुत वेट है ना, और ये पलड़ा तो उठ गया, इसमें कम वेट है। तो जब कम वेट है और इसमें ज्यादा वेट है तो इसी की विजय होगी। इसीलिए मैं बार बार आपको बोलता हूं कि साक्षिक मूल्य का मतलब है कि साक्ष्य के रूप में, वह साक्ष्य के रूप में कितना वजनदार है, वह साक्ष्य के रूप में कितना वजनदार है, यानी कितना उसमें वेट है। और आसान भाषा में उसका मतलब है कि क्या उसके आधार पर अभियुक्त को या अभियुक्त गणों को दंडित किया जा सकता है, या किसी और साक्ष्य से कोरोबोरेशन कराने की जरूरत है। तो डाइंग डिक्लेरेशन के लिए इसकी जरूरत नहीं है। अब जो मैं आपको लिखा रहा था वो मैं आपको एक केस लिखा दिया हूं, खुशहाल राव का मुकदमा मैंने आपको लिखा दिया। ऊपर यह भी लिखाया है कि डाइंग डिक्लेरेशन के साक्षिक मूल्य के बारे में चूंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम साइलेंट है, इसलिए हम न्यायिक निर्णयों का सहारा लेकर के, जुडिशियल डिसीजंस का सहारा लेकर के इसके साक्षिक मूल्य को मेंशन करते हैं। इसी टाइप का आपको लिंक लाइन लिखाया, और लिंक लाइन लिखाने के बाद कम से कम तीन मुकदमे आपको इस पर देने हैं, क्योंकि फुल क्वेश्चन तो आता नहीं, तीन बहुत है। बाकी देखिएगा, अगर कोई रिसेंट केस आपको मिल जाए तो बढ़िया है। तो खुशहाल राव वाला हो ही गया है। अब एक दूसरा मुकदमा लिखिए। दूसरा मुकदमा आप लिखें, नारायण सिंह एवं अन्य वर्सेस हरियाणा राज्य 2004 सुप्रीम कोर्ट। नारायण सिंह एवं अन्य, नारायण सिंह एवं अन्य वर्सेस हरियाणा राज्य 2004 सुप्रीम कोर्ट। 2004 सुप्रीम कोर्ट। देखिए बेटा, ये जो ऊपर वाला खुशहाल राव का मुकदमा आपको मैंने पढ़ाया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डाइंग डिक्लेरेशन का जो साक्षिक मूल्य है वो टॉप क्लास का है, नंबर 1 का है। बिना किसी अन्य साक्ष्य से कोरोबोरेशन कराए ही डाइंग डिक्लेरेशन के आधार पर अभियुक्त को या अभियुक्तों को दंडित किया जा सकता है। लेकिन ये जो मुकदमा आपको खुशहाल राव के बाद वाला हम दे रहे हैं, नारायण सिंह वाला, इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो अप्रोच है, खुशहाल राव वाला तो 1958 का है, 1958 का है जो पहला मुकदमा है, 1958 का। तो 1958 से लेकर के 2004 तक यही बात चलती रही, क्या कि डाइंग डिक्लेरेशन का जो साक्षिक मूल्य है वो नंबर 1 का है, फर्स्ट क्लास का है। उसके आधार पर अभियुक्त को दंडित किया जा सकता है, दोष सिद्ध किया जा सकता है। डाइंग डिक्लेरेशन में जो बात कही गई है मृतक के द्वारा, उसको किसी अन्य साक्ष्य से कोरोबोरेशन की जरूरत नहीं है। ये बात चली 1958 से लेकर 2004 तक। लेकिन 2004 में जब सुप्रीम कोर्ट ने नारायण सिंह वर्सेस हरियाणा राज्य को डिसाइड किया, तो सुप्रीम कोर्ट का जो अप्रोच है वो बदल गया।
सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मरते समय आदमी जो है वो झूठ नहीं बोलेगा, कपट नहीं करेगा। ऐसा हो सकता है कि मरते समय भी व्यक्ति झूठ बोल दे, कपट कर दे और दुश्मनी बस किसी व्यक्ति को फंसा दे। जैसे बी ने ए को गोली मारी, ए का डाइंग डिक्लेरेशन लिया गया, उसने कह दिया कि बी और सी दोनों लोगों ने मारा। केवल बी गोली मारने आया था, ए का डाइंग डिक्लेरेशन लिया जा रहा है, वो कह रहा है कि मोटरसाइकिल चला रहे थे सी और गोली मारा बी, दोनों लोग आए थे, फंसा दिया उसको भी। 34-149 आप जानते हैं। या केवल बी ने लाठियों से मारा, डाइंग डिक्लेरेशन में ए दे रहा है कि बी तो लाठी से मार रहे थे और सी हाकी से मार रहे थे, फंस गया। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आदमी मरते समय झूठ नहीं बोलेगा। जब जिंदगी भर झूठ बोला है तो कहेगा ठीक है, जैसे इतनी झूठ वैसे एक झूठ और सही कह देंगे भगवान से कि हमारे साथ उनकी दुश्मनी थी, हमको इस तरह से प्रताड़ित किए थे, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का अप्रोच बदल गया। जब अप्रोच बदल गया तो सुप्रीम कोर्ट ने खुशहाल राव का जो मुकदमा है उसको थोड़ा पलट दिया और ये कह दिया, इस केस में ये कह दिया कि जो डाइंग डिक्लेरेशन है इसी के आधार पर पनिशमेंट नहीं, दोष सिद्धि नहीं, पनिशमेंट नहीं। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि डाइंग डिक्लेरेशन साक्ष्य के रूप में सुसंगत है, हम उसको निकाल के फेंक नहीं रहे हैं। हमें बस डाइंग डिक्लेरेशन को कोरोबरेट करने के लिए कोई और एविडेंस मिल जाए तब हम सजा करेंगे। केवल मृतक के बयान पर हम सजा नहीं करेंगे। ये अप्रोच बदल गया सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट का ये अप्रोच 2004 में बदल गया। तो ये बदला हुआ अप्रोच पढ़िए और उसके बाद फिर बदला हुआ अप्रोच पढ़ाएंगे। तो जब फिर बदला हुआ अप्रोच पढ़ाएंगे तो वही जो फिर बदला हुआ अप्रोच है वही आज तक चल रहा है, यानी सुप्रीम कोर्ट अब फिर अपना अप्रोच नहीं बदलेगा, ऐसा मुझे लगता है। आपके मन में आ रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना अप्रोच बदल क्यों दिया? बदल दिया होगा, महाभारत आप देखिए, जिंदगी भर पूरा जीवन शकुनी झूठ बोला, कपट किया और मरते समय तो इतना बड़ा कपट करने जा रहा था। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने वो सीरियल देखा रहा हो उस दिन। मरते समय इतना बड़ा कपट कर रहा था कि बहुत बड़ी घटना घट जाती। सहदेव ने उससे युद्ध किया और युद्ध के दौरान सहदेव ने उसको परास्त कर दिया। वो जमीन पे ऐसे लेट गया, कैसे? जैसे कि मर गया। घायल तो था ही, घायल था ऐसा नहीं, ऐसे अपना मुद्रा बना लिया कि जैसे कि वो मर गया। सहदेव निश्चिंत हो गए कि जब दुश्मन मर गया तो बात खत्म हो गई। इसके बाद धीरे से उठा, मरने ही वाला था लेकिन धीरे से उठा और सहदेव की तरफ तलवार लेकर के दौड़ा। वो तो भगवान उनके साथ थे, धर्म उनके साथ था, इसलिए घटना नहीं घटी और सहदेव ने फिर से उसके ऊपर मुड़ करके अटैक किया और मार डाला, वरना चुपके से जा करके तलवार भोग देता। तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ने देखा हो इस सीरियल को, जज साहब ने देखा हो, माइंड में चल रहा हो कि भाई ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो जिंदगी भर झूठ बोले हैं, तो एक झूठ और सही। मर रहे हैं तो क्या हुआ, जहां हजारों झूठ लेके जा रहे हैं वहां 1001, काम खत्म। आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे, वो शेर आपने सुना होगा। आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे, सारी जिंदगी तो बीती बुत परस्ती में, सारी जिंदगी तो बीती बुत परस्ती में,
आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे? ये मैं अपने किसी मुसलमान भाई को कमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको इसका अर्थ बता रहा हूं, तब आप जानेंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। बेटा, एक हमारे मुस्लिम ब्रदर थे, मुसलमान भाइयों के यहाँ मूर्ति पूजा की मनाही है। मूर्ति पूजा की मनाही है, इसीलिए मस्जिद को, मॉस्क्यू को, मॉस्क को लीगल पर्सन नहीं माना जाता। तो मूर्ति पूजा की मनाही है। लेकिन वो जो मुस्लिम पर्सन थे, उन्होंने जीवन भर बुत परस्ती किया। बुत परस्ती माने मूर्ति पूजा किया। तो वही कह रहे हैं, ये वास्तव में बुत परस्ती उन्होंने नहीं किया था। ये एक लाक्षणिक भाषा का शेर है आपको समझाने के लिए। लाक्षणिक भाषा का शेर है आपको समझाने के लिए कि जो मुझे जीवन भर करना चाहिए था वो तो हमने किया नहीं, अब लास्ट में वो क्या करेंगे जो मुझे जीवन भर करना चाहिए था। यानी सारी जिंदगी तो बीती बुत परस्ती में, पूरे जीवन भर तो हम मूर्ति पूजा करते रहे, आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे? जब जाने के दिन आ गए तो क्या खाक मुसलमान होंगे? अब क्या मुसलमान बनेंगे? इसको दूसरे ढंग से भी आप रख सकते हैं। कन्वर्जन होता है, तमाम सारा केस मैंने पढ़ाया है। हिंदू ने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया, मुस्लिम ने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया। तो जैसे मान लीजिए कन्वर्जन करना है, जिंदगी भर उसने मूर्ति पूजा की है, हिंदू है, बहुत जब जपला हो गए, एकदम वृद्ध हो गए, तो अब मन में इस्लाम की बात आ रही है। वही कह रहे हैं कि अब इस्लाम स्वीकार करके क्या करेंगे? पूरी जिंदगी तो हमने बुत परस्ती की है। बुत परस्ती का मतलब है मूर्ति पूजा की है। उसी तरह से वो व्यक्ति भी हो सकता है, इस केस पर बोल रहा हूं, शकुनी सोच सकता है कि जब पूरा जीवन झूठ बोले हैं, पूरा जीवन कपट किया है, दूसरों का अधिकार छीना है, तो जैसे लाखों झूठ वैसे एक और सही। ये सुप्रीम कोर्ट के दिमाग में आ गया। और जब सुप्रीम कोर्ट के दिमाग में आ गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे में कहा कि ना बाबा ना, केवल डाइंग डिक्लेरेशन के आधार पर कन्विक्शन नहीं, पनिशमेंट नहीं। डाइंग डिक्लेरेशन को हम रख ले रहे हैं एक साक्ष्य के रूप में, लेकिन भैया हमको कोई और एविडेंस दो जिससे कोरोबरेट हो जाए। क्या? डाइंग डिक्लेरेशन, मृतक की बातें, मृतक ने अपने मरने के जिस कारण को बताया है वह कारण उस साक्ष्य से कोरोबरेट हो जाए, तब जाके हम अभियुक्त को सजा देंगे, वरना नहीं देंगे। यह अप्रोच चेंज हुआ सुप्रीम कोर्ट का 2004 में। तो बेटा आप एक काम करें, आप लिखिए और इसको हेडिंग वाइज लिखिएगा, नारायण सिंह वर्सेस हरियाणा राज्य 2004 सुप्रीम कोर्ट :डैश करके लिखिए। आप लिखिए इस मामले में, हेडिंग बना के फिर लिखिएगा इस मामले में। केसेस को हेडिंग वाइज भी लिखा जाता है, ये मैं 18 महीना हर क्लास में बताता हूँ। तब भी आप जब टेस्ट देते हैं, ऑफलाइन में पढ़ते हैं, तो उसमें कुछ न कुछ बच्चे गलती किए रहते हैं। इस मामले में यानी इस केस में, इस मामले में यानी इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यानी उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णीत किया कि यानी हेल्ड, डिसाइडेड, मरते समय भी व्यक्ति के विचार बदल सकते हैं। मरते समय भी व्यक्ति के विचार बदल सकते हैं, यानी एट द टाइम ऑफ डेथ, मरते समय भी व्यक्ति के, पर्सन के विचार बदल सकते हैं,
उसकी जो भावनाएं हैं, उसके जो थॉट्स हैं, उसकी जो स्पिरिट्स हैं, कुछ भी लिखिए, सब सही है यार, बदल सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। और वह दूसरों को मतलब जिसने वो अपराध नहीं किया है, जिसने उसे घाव नहीं पहुंचाया है, जो उसकी मृत्यु का कारण नहीं है, दूसरों को अपराध में फंसाने के लिए, ठीक है ना, ऑफेंस में फंसाने के लिए, दंडित कराने के लिए, चार्ज कराने के लिए मृत्युकालिक कथन कर सकता है, यानी डाइंग डिक्लेरेशन कर सकता है। अतः केवल मृत्युकालिक कथन के आधार पर, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन, केवल मृत्युकालिक कथन के आधार पर, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन, अभियुक्त को मतलब एक्यूज्ड को दंडित नहीं किया जाना चाहिए, दंडित नहीं किया जाना चाहिए। कामा लगा के लिखिए, जब तक किसी अन्य साक्ष्य माने अदर एविडेंस से, उसकी माने डाइंग डिक्लेरेशन की, मरते समय जो मृतक ने बयान दिया था उसकी डाइंग डिक्लेरेशन की, मृत्युकालिक कथन की संपुष्टि न हो जाए, ये अप्रोच सुप्रीम कोर्ट का बदल गया। लेकिन बेटा, आपको पढ़ाने पर जब आप मायूस हो गए कि अरे ये क्या कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, वो भी डाइंग डिक्लेरेशन के मामले में, तो आप सोचिए कि इस निर्णय से देश कितना मायूस हुआ होगा, इस निर्णय से देश कितना मायूस हुआ होगा। असंतुष्टि सी छा गई और अभियुक्तों का उत्साह भी बढ़ने लगा कि चलो अच्छा हुआ। लेकिन ये बहुत दिन तक नहीं चला, ये साल 2 साल 3 साल की बात है, फिर सुप्रीम कोर्ट का वही अप्रोच आ गया, वही निर्णय आ गया जो खुशहाल राव के मामले में था, और वो आज तक चलता चला आ रहा है। निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष वही है जो तीसरा मुकदमा देने जा रहा हूं, और प्रेजेंट लॉ भी वही है। क्या? कि केवल और केवल डाइंग डिक्लेरेशन के आधार पर अभियुक्त को दोष सिद्ध एवं दंडित किया जा सकता है, उसके लिए किसी अन्य साक्ष्य से कोरोबरेशन की आवश्यकता नहीं है, संपुष्टि की आवश्यकता नहीं है। तो तीसरा मुकदमा आप लिखिए बेटा, मोहनलाल, रोमन में ही लिखिएगा ना, सब गड़बड़ हो जाएगा। रोमन की कितनी उपयोगिता है ये मैं अनेकों बार बताया हूं, और इम्तिहान में ऐसे ही लिखना है जैसे मैं आपको लिखा रहा हूं। मोहनलाल वर्सेस, बल्कि पूरा लिख लीजिए, मोहनलाल एवं अन्य वर्सेस हरियाणा राज्य,
2007 मोहनलाल एवं अन्य, थोड़ा नाम बड़ा है तो यहां से लिखिए, मोहनलाल एवं अन्य, मोहनलाल एवं अन्य, मोहनलाल एवं अदर्स एवं अन्य, ठीक है। मोहनलाल एवं अन्य वर्सेस हरियाणा राज्य, हरियाणा राज्य, ये मुकदमा है 2007 सुप्रीम कोर्ट। हम कई बार आपको बताए हैं, खाली यही याद रह जाए कि सुप्रीम कोर्ट का है, ठीक है ना, यही बहुत बड़ी बात है। 2007 याद रह जाए तो और बड़ी बात है। कितना साइटेशन याद करेंगे बेटा, कर सकते हो कर डालो। AIR 1958, AIR 2004, AIR 2007 वगैरह वगैरह। पहला मुकदमा कल लिखाया था, इसलिए मैंने आपको ऐसे संकेतात्मक भाषा में लिख दिया। 1958 सुप्रीम कोर्ट। चलिए, अब इस केस में ये कहा गया कि जो डाइंग डिक्लेरेशन है ये सारवान साक्ष्य है, सब्सटेंशियल एविडेंस है। डाइंग डिक्लेरेशन क्या है? एक सारवान साक्ष्य है, एक सब्सटेंशियल एविडेंस है। और आप लाइन क्लास में आप में से एक बच्चे हमसे पूछने भी आए थे कि सर सारवान साक्ष्य का क्या मतलब है। हमने कहा पूछने आए हो तो अभी सुन लो, नहीं तो हम तो पढ़ाएंगे। सारवान साक्ष्य का मतलब है महत्वपूर्ण साक्ष्य। सार शब्द का मतलब क्या होता है? महत्वपूर्ण। मैंने आपको वो दोहा भी सुनाया था, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए। सुहाए माने होता स्वभाव। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। आप सूप को देखिए, घर पे मम्मी है, चाची है, दादी हैं, सूप से क्या करती हैं? सूप से जैसे चावल है उसको फटक रही हैं, तो होता क्या है, चावल जब कूट करके आता है तो मैक्सिमम तो चावल रहता है, लेकिन कुछ धान वान भी, कुछ भूसी उसी भी उसमें मशीन उतना नहीं छांट पाती। तो उसको जब मम्मी चाची दादी उसको फटकती हैं तो चावल तो इधर आ जाता है अपनी साइड में, दादी की साइड में, सूप के अंदर की साइड में आ जाता है, लेकिन जो थोथा जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको उड़ा देता है सूप। तो कहा जाता है कि साधु ऐसा चाहे। साधु माने क्या समझते हैं? जिसने साधु वेश धारण कर रखा हो वो साधु है। तो ठीक है, कल से हम साधु वेश में पढ़ाएंगे। आप हमको साधु कहा करिए, सर मत कहिएगा। नहीं बेटा, साधु का अर्थ साधु वेश से नहीं है, बड़े बड़े बाल बड़ी बड़ी दाढ़ी से नहीं है। यहां माघ मेला में देखिए एक से एक कार्टून साधु दिखाई पड़ते हैं। कोई जमीन में अपने को आधा गाड़ के खड़ा है, कोई पानी में खड़ा है, किसी की लटें जो है इतनी बड़ी हैं कि कई जन्म में उतनी बड़ी लटें नहीं हो सकती, ये जान लीजिए। उसमें वो जो गांव में सन होता है, एक रस्सी होती है, उसी को बट लेते हैं। बताइए, आधा आधा किलोमीटर की लटें दिखा रहे हैं, इतना बड़ा सर है, इतना लट है, कहाँ से हो जाएगी भाई? अरे किसी चीज़ के बढ़ने की यार सीमा है भाई साहब। खैर छोड़िए, साधु का मतलब होता है साधना करने वाला। तो साधु तो आप भी हैं। आपसे बड़ा साधु कौन है? आप जिस चीज़ की साधना कर रहे हैं वो कोई सामान्य चीज़ है क्या?
सार सार को गहि रहे, थोथा दे उड़ाए। साधु को, साधना करने वाले को उसी प्रकृति का होना चाहिए, उसी स्वभाव का होना चाहिए जैसे सूप का स्वभाव होता है। सूप सार सार को गहि रहे, महत्वपूर्ण चीजों को तो ग्रहण कर लेता है, और थोथा दे उड़ाए माने वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करता है, उड़ा देता है। तो सार माने क्या? सार माने होता है महत्वपूर्ण। तो डाइंग डिक्लेरेशन सारवान साक्ष्य है। सारवान साक्ष्य है यानी सब्सटेंशियल साक्ष्य है, सब्सटेंशियल एविडेंस है, और इस कदर सब्सटेंशियल है कि सुप्रीम कोर्ट 2007 में मोहनलाल के मुकदमे में कह रहा है कि बिना किसी अन्य साक्ष्य से इसका कोरोबोरेशन कराए भी इसके आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध एवं दंडित किया जा सकता है। तो वही जो पहली परिस्थिति थी खुशहाल राव वाली, वही आ गई 2007 में। कितना दिन तक वो परिस्थिति चली? 1958 से शुरू होकर के 2004 तक लंबा गैप है। अगर मैं सही जोड़ पाऊं तो 58 में 2 जोड़ दीजिए तो 60 हो जाएगा, ठीक है ना? तो 42 साल उधर और 4 साल इधर, 46 साल तक तो वही चला कि डाइंग डिक्लेरेशन का जो साक्षिक मूल्य है वो टॉप क्लास का है। इसके आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध एवं दंडित किया जा सकता है। इसको किसी अन्य साक्ष्य से कोरोबोरेट कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है? 46 साल चला। 3 साल ये चला कि नहीं साहब कोरोबोरेशन की जरूरत है, और उसके बाद देख रहे हैं 2007 में फिर यही स्थिति आ गई कि कोरोबोरेशन की जरूरत नहीं है। अब इधर देख रहे हैं 2021, 14 साल से फिर यही चल रहा है। इसका मतलब क्या है? हमने तो पूरा गुणा गणित करके बता डाला भाई आपको। इसका मतलब ये है कि 46 साल और 14 साल, 6 4 10, 60 साल तक अगर टोटल इसकी एज निकाल ली जाए तो 60 साल तक तो ये चला, और अभी भी चल रहा है कि ये टॉप क्लास का साक्षिक मूल्य रखने वाला साक्ष्य है। केवल 3 साल के लिए ग्रहण आ गया था कि नहीं साहब इसका कोरोबोरेशन भी जरूरी है, लेकिन 60 साल से तो यही है ना। इसका मतलब ये हुआ कि वर्तमान में यही नियम चल रहा है जो मैं आपको लिखाने जा रहा हूं। लिखिए, इस मामले में इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यानी उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णीत किया कि उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णीत किया कि ये डिसाइड किया कि यानी हेल्ड, मृत्युकालिक कथन एक सारवान साक्ष्य है। एक मत लिखिए, मृत्युकालिक कथन सारवान साक्ष्य है। सारवान साक्ष्य है यानी सब्सटेंशियल एविडेंस है, सब्सटेंशियल एविडेंस है, और केवल मृत्युकालिक कथन के आधार पर, केवल मृत्युकालिक कथन के आधार पर ही, डाइंग डिक्लेरेशन की बेसिस पर ही अभियुक्त को यानी एक्यूज्ड को
दंडित किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। दंडित किया जा सकता है, ठीक है। अब उसी में आप कामा लगा करके लिखिए, यह आवश्यक नहीं है कि किसी अन्य साक्ष्य से यह आवश्यक नहीं है कि उसमें की करके ना बेटा आप एक शब्द जोड़ दीजिए तो आगे बड़ा भारी वाक्य नहीं बनाना पड़ेगा। यह आवश्यक नहीं है कि, आपको हम बोले हैं किसी अन्य साक्ष्य से और आपने लिख भी लिया, कोई बात नहीं। की के बाद ऐसे एरो बना के लिख लीजिए, यह आवश्यक नहीं है कि इसे माने किसे, बोलिए मृत्युकालिक कथन को, मरते समय मृतक ने जो अपनी मृत्यु का कारण बताया है उसको, इसे किसी अन्य साक्ष्य से संपुष्ट कराने के पश्चात ही, किसी अन्य साक्ष्य से संपुष्ट कराने के पश्चात ही अभियुक्त को दंडित किया जाए, अभियुक्त को दंडित किया जाए, ये आवश्यक नहीं है। अभियुक्त को दंडित किया जाए, ये 3 मुकदमे रोमन में हमने आपको दिए और प्रेजेंट ला यही है क्या कि इसका साक्षिक मूल्य नंबर 1 का है, टॉप क्लास का है, कहते हैं सोने का सिक्का है, ठीक है ना, सोने का सिक्का है, साक्ष्य के रूप में ये सोने का सिक्का है, इसके आधार पर अभियुक्त को दोष सिद्ध करिए, दंडित करिए, वगैरह वगैरह। तो आप एक लाइन निष्कर्ष के रूप में लिख लीजिए, उपरोक्त के आधार पर। अब देखिए मैं हमेशा बताता हूं, अभी पहले वाले क्लास में हमने बताया था, और हमेशा क्यों बताता हूं, जब आप ऑफलाइन क्लास में टेस्ट देते हैं तो हमेशा बताता हूं, फिर भी आपकी कॉपियों में उपर्युक्त मिलता है। उपर्युक्त जो है ना बेटा, उपर्युक्त आप लिखते हैं उपर्युक्त के आधार पर, ठीक है, लेकिन बेटर वर्ड ये है, उपरोक्त के आधार पर, लिख लीजिए, उपरोक्त के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, उपरोक्त माने ऊपर जो कुछ भी लिखा पढ़ा गया, तीनों मुकदमे जो उसकी पृष्ठभूमि वगैरह वगैरह, आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मृत्युकालिक कथन का साक्षिक मूल्य बहुत अधिक है, बहुत अधिक है, बहुत अधिक है, और केवल इसी के आधार पर ही अभियुक्त को, और केवल इसी के आधार पर ही अभियुक्त को दोष सिद्ध एवं दंडित
किया जा सकता है, किया जा सकता है। यह कोई आवश्यक नहीं है, कोई मत लिखिए, लिखिए यह आवश्यक नहीं है कि, यह आवश्यक नहीं है कि अभियुक्त को दंडित करने के लिए मृत्युकालिक कथन का किसी अन्य साक्ष्य से संपोषण किया जाए। संपोषण माने कोरोबोरेशन, किया जाए। ये ब्लॉक बेटा आपने पढ़ लिया, ठीक। अब डाइंग डिक्लेरेशन को हम लोग विभिन्न एंगल से पढ़ रहे हैं। मैंने कल आपसे कहा था कि जैसे हमने सीआरपीसी में एफआईआर को मुझे लगता है कि 10-12 एंगल से, 14 एंगल से पढ़ाया है, 14 एंगल से कम नहीं है। उसमें जितना मैंने आपको पढ़ाया लिखाया, उससे बाहर सवाल कहीं बनेगा ही नहीं, न प्री में, न मेंस में, न इंटरव्यू में सवाल बन ही नहीं सकता। वो चरम है। उसी तरह से ये जो डाइंग डिक्लेरेशन है, इसमें अभी भी मैं आपको 1, 2, 3, कम से कम 4 इतने आपको हम ब्लॉक पढ़ाएंगे, सवाल पढ़ाएंगे, जिससे कहीं भी आप चाहे समाज में, एग्जाम में, प्री में, मेंस में, इंटरव्यू में डिफीट ना खाएं। ये मेरी हमेशा आप सब लोगों के प्रति यही इच्छा रहती है। आप खुद सोचिए, क्या अपने माता पिता कभी बच्चे को ये सोचते हैं कि वो हार के आए? हम तो हमेशा सोचते हैं कि आप जीत के आइए। फंक्शन में जो गीत मैंने स्वरचित आपको सुनाया है, उसमें एक लाइन ये भी है, आशीर्वाद देकर तुमको विजयी तुम्हें बना दूं, मेरा स्नेह कह रहा है मैं खुदा तुम्हें बना दूं। ठीक है ना? क्योंकि आपने जो मुझे गिफ्ट दिए थे, उन गिफ्ट पे आपने लिख रखा था कि आप जैसे टीचर का होना मेरे जीवन में किसी भगवान के होने से कम नहीं है। उसी लाइन का मैंने जवाब दिया था कि बेटा हम भगवान नहीं हैं, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं आपको अगला ब्लॉक पढ़ाना चाह रहा हूँ। अगला ब्लॉक है, क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट मृत्युकालिक कथन हो सकती है? क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट मृत्युकालिक कथन हो सकती है? जैसे मान लीजिए कि बी ने हमको घायल कर दिया, बी ने ए को घायल कर दिया, वो थाने पर गया और थाने पर उसने दरोगा जी को बोल बोल के अपनी व्यथा बताई। दरोगा जी ने एफआईआर को लॉस भी किया और उसके बाद ए की मृत्यु हो गई। तो दरोगा जी को बोल बोल के जो उसने बताया था कि बी ने चाकुओं से गोदा है मुझे, आप देख लो, एफआईआर में लिखवाया कि आप देख लो मेरी ये दुर्दशा है, वगैरह वगैरह, और उसके बाद उसकी डेथ हो जा रही है। दवा इलाज के दौरान उसकी डेथ हो जा रही है। एफआईआर लिखवाएगा, जल्दी से लिखी जाएगी, फिर पुलिस के लोग लेके भागेंगे दवा इलाज के लिए, लेकिन उसकी मौत हो गई। तब तो मुकदमा तो चलना चाहिए ना, क्योंकि ए ने बताया है कि बी ने हमको मारा है, तो ठीक तो है, मुकदमा चलेगा।
मुकदमा चलेगा तो फिर यहाँ पे कोर्ट होगी, यहाँ बी होगा, वही अभियुक्त है, उसी के बारे में बताया है, और यहाँ इसके वकील साहब होंगे, अधिवक्ता महोदय होंगे, जो उसका बचाव करेंगे। इसीलिए इसको बचाव पक्ष कहा जाता है, अभियुक्त पक्ष कहा जाता है, बचाव पक्ष कहा जाता है, डिफेंस कहा जाता है, बचाव कहा जाता है, डिफेंस साइड कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है अभियोजन। या एक चीज और कही जाती है, सरकारी पक्ष, सरकारी गवाह इधर ही आएंगे, वगैरह। तो दरोगा जी को एफआईआर में लिखवाया, दरोगा जी ने लाज भी किया और उसके बाद वो मर गया। तो अब सवाल इस बात का है कि जो उसने दरोगा जी को एफआईआर बोल बोल के लिखाया है, अपनी मृत्यु का कारण बताया है, अपनी मृत्यु का कारण बताया है। याद करिए, कैसे डिसाइड करेंगे बेटा? क्या डिसाइड करेंगे कि कोई स्टेटमेंट जो है वो डाइंग डिक्लेरेशन है कि नहीं है? ये चीज़ कैसे डिसाइड करेंगे? ये चीज़ मैंने कल भी पढ़ाया था, परसों भी पढ़ाया था। कोई स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन है कि नहीं है, इसके लिए आप देखेंगे सी डी, अब आपको याद आ गया होगा, ई एम, ये देखेंगे, ये CCDEN, ये जो कोड वर्ड मैंने आपको दिया, ये है क्या? ये इसेंशियल कंडीशंस ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन है, यानी मृत्युकालीन घोषणा की इसेंशियल कंडीशंस ऑफ DD, डाइंग डिक्लेरेशन है ये, यानी मृत्युकालीन घोषणा की ये आवश्यक शर्तें हैं। तो आवश्यक शर्तें जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपसे ये कहा था कि इसमें चूंकि हम रोमन में करके आपको पढ़ाते हैं, तो इसमें ये जो दोनों चीजें हैं ये एक्सप्लेनेटरी हैं, ये किसी चीज को एक्सप्लेन करती हैं। DD की आवश्यक शर्त तो यही इतना ही है, आपको सब याद आ रहा होगा, रटा दिया है मैंने। काज ऑफ हिज डेथ, जो व्यक्ति मर गया है, जिसके स्टेटमेंट को डाइंग डिक्लेरेशन माना जा रहा है, उसने उस स्टेटमेंट में अपनी मृत्यु के कारण को बताया हो। कथनकर्ता क्या बताया हो? अपनी मृत्यु के कारण को बताया हो। वो गरीब परिवार वाला उदाहरण लेकर के मैंने आपको अच्छे से समझाया है, लिखाया है। दूसरा क्या है? इस C और इस C के बीच में R है, R माने या, काज ऑफ हिज डेथ बताए, या क्या बताए? या सर्कमस्टेंसेस ऑफ द ट्रांजैक्शन को बताए, संव्यवहार की परिस्थिति को बताए। और मैंने आपसे कहा था संव्यवहार माने क्या होता है, ट्रांजैक्शन माने क्या होता है बेटा? ट्रांजैक्शन माने होता है तथ्यों का समूह, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। ट्रांजैक्शन इज इक्वल टू फैक्ट्स का कलेक्शन, F1, F2, F3, F4, F5, तथ्यों के ऐसे समूह को ट्रांजैक्शन कहा जाता है, संव्यवहार कहा जाता है। ये हम धारा 6 पढ़ाते समय भी आप पढ़ाए हैं। जो तथ्य मिलकर के क्या बनाते हैं? एक छोटी सी कहानी बनाते हैं। तो जब मृत्युकालीन घोषणा आप पढ़ रहे हैं तो कहानी किसकी होगी? बोलिए, शादी की ना। मृत्युकालीन घोषणा पढ़ रहे हैं तो कहानी विवाह की होगी ना। विवाह की नहीं, कहानी किसकी होगी? मौत की होगी। और आपके दिमाग में अब तक आ गया होगा, 20-25 बार मैंने बताया, पाकला नारायण स्वामी वर्सेस वर्सेस एम्परर 1939। वर्सेस स्टेट ऑफ उसमें क्यों नहीं हुआ? वर्सेस स्टेट ऑफ इसलिए नहीं हुआ कि वर्सेस स्टेट ऑफ तो तब तक रहेगा ना जब तक इंडिया में रहेगा। ये तो अपील गई थी प्रिवी काउंसिल में, तो फिर तो वहां पे एम्परर हो जाएगा। और उस समय कहाँ अपना वर्सेस स्टेट कर सकते थे आप? तो 1939 का मामला, उसमें तुम लोग गुलाम थे। तो केस का नाम इसलिए है पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर। चलिए कोई बात नहीं। उसी में देखिए के नटराजू ने कहा था कि
अपनी पत्नी को संबोधित करके या उससे कहा था कि हम जा रहे हैं पाकला नारायण स्वामी के घर, उनकी पत्नी ने जो हमसे 3,000 रुपये कर्जा लिया है उस कर्जे को वापस करने के लिए हमको कई चिट्ठियां लिख चुकी हैं और कह रही हैं कि भैया आके अपना पैसा ले जाओ, नहीं तो पैसा खर्च हो जाएगा, बड़ी मुश्किल से मैंने तुम्हारा कर्जा वापस करने का इंतज़ाम किया है, तो कहाँ से फिर हम देंगे। तो अपनी पत्नी से ये कह के गया कि हम जा रहे हैं पाकला नारायण स्वामी के घर अपना पैसा वापस लेने के लिए, और वहाँ जब गया तो दूसरे दिन बॉक्स में उसकी बॉडी के 7 टुकड़े करके खेत में पाया गया। तो ये जो अपनी पत्नी से कह के गया था, इसको भी प्रीवी काउंसिल ने क्या माना, लॉर्ड एटकिन थे, उन्होंने इसको भी डाइंग डिक्लेरेशन माना। क्यों? इसलिए कि ये समव्यवहार की परिस्थिति को बता रहा है। समव्यवहार की परिस्थिति को बता रहा है माने उन परिस्थितियों को बयां कर रहा है जिन परिस्थितियों में उस व्यक्ति की मौत हुई है। और तीसरा आवश्यक तत्व तो क्या है? मौत हो जाए। मृत्युकालिक कथन तो तभी होगा ना जब जिसने उस स्टेटमेंट को दिया है वो मर जाए। बाकी ये दोनों आप एक्सप्लेनेटरी हैं, लेकिन चूंकि मैं रोमन में लिखाता हूं इसलिए टॉप क्लास का आंसर आपको बनवाया है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। रोमन एक ऐसी पगली धारा है, पगली विधा है, पगली विधा है, पगली धारा है, ठीक है ना। जो चाहो वो डाल दो, केस भी डाल दो उसी में, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर से 1 2 3 4 5 आवश्यक तत्व लिखा, 6वां केस लिख दो, चलेगा, साफ चलता है उसमें और शान से चलता है। तो ये भी आपको मैंने पढ़ाया है कि बीइंग डाइंग डिक्लेरेशन, स्टेटमेंट को डाइंग डिक्लेरेशन होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि मरते समय एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ हो। इन इंडिया वो व्यक्ति मरते समय ये सोच पा रहा हो कि हम मर ही जाएंगे, ऐसी उसकी फीलिंग बन गई हो, अपने जीवन से निराश हो गया हो, इसकी ज़रूरत नहीं है। मृत्यु की प्रत्याशंका की ज़रूरत नहीं है, यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ इज़ नॉट नेसेसरी। तो डाइंग डिक्लेरेशन के लिए क्या ज़रूरी है? ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। मुख्य रूप से यही तीनों उसके आवश्यक तत्व हैं। ये तो स्पष्टीकारक बातें कही जा रही हैं। और डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो इसलिए भी नकार नहीं दिया जाएगा कि जो कार्रवाई है वो सिविल है कि क्रिमिनल है। तो इंडिया में सिविल और क्रिमिनल दोनों में डाइंग डिक्लेरेशन लागू होता है, इंग्लैंड में नहीं लागू होता। इस पॉइंट पे कल अंतर भी बताया था, इस पॉइंट पे भी अंतर है। इंडिया में एक्सपेक्टेशन हो चाहे ना हो, डाइंग डिक्लेरेशन हो जाएगा, ठीक। और वहाँ पे इंग्लैंड में एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ होना चाहिए, मृत्यु की प्रत्याशंका होनी चाहिए मरते समय, तभी मृतक का बयान डाइंग डिक्लेरेशन का रूप धारण करेगा, ठीक। ये सब अंतर भी कल मैंने आपको पढ़ाया है। ये भी पढ़ाया है कि यहाँ अगर नहीं मरता है कथन करता, अगर यहाँ नहीं मरता है इंडिया में, तो उसका कथन बेकार नहीं जाएगा, वो डाइंग डिक्लेरेशन नहीं बनेगा, लेकिन धारा 157 में संपोषण के लिए और धारा 145 में खंडन के लिए यूज किया जाएगा। लेकिन इंग्लैंड में नहीं। इंग्लैंड में अगर वो नहीं मरता है, घाव तो किसी ने दिया उसको, लेकिन वो मरता नहीं है, तो उसका कथन बेकार हो जाएगा। वहाँ खंडन मंडन नहीं, वहाँ 157 145 जैसा प्रावधान है। तो चलिए बेटा, उत्तर क्या है? महमूद इलाही के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि अगर एफआईआर लिखाई गई और एफआईआर लिखने के बाद जो प्रथम सूचक है, जिसने एफआईआर लिखाई है, जिसने अपने घाव को, अपने दर्द को बयां किया है, वो मर जाता है, तो उसका जो स्टेटमेंट है वो डाइंग डिक्लेरेशन माना जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो ठीक है। अगला ब्लॉक आप लिखिए, क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट मृत्युकालिक कथन हो सकती है? क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट मृत्युकालिक कथन हो सकती है? वेदर एफआईआर इज डाइंग डिक्लेरेशन,
या मे बिकम डाइंग डिक्लेरेशन। आप ब्लॉग बना रहे हैं, क्या ये ब्लॉग बना रहे हैं, क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट, सूचना रिपोर्ट मृत्युकालिक कथन, मृत्युकालिक कथन क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट मृत्युकालिक कथन हो सकती है? ये क्वेश्चन है। वेदर FIR इज या FIR में बिकम डाइंग डिक्लेरेशन। वेदर FIR पूरा लिखना है, पूरा लिख लीजिए, वो तो मैं आपकी सुविधा के लिए करता हूं। वेदर पूरा लिख लीजिए। वेदर FIR में बिकम डाइंग डिक्लेरेशन, हाँ हो सकती है, बशर्ते उससे मृत्यु के कारण का पता चलता हो। जो FIR में बातें लिखाई गई हैं उससे यदि कथनकर्ता की मृत्यु के कारण का पता चलता है तो वो FIR भी डाइंग डिक्लेरेशन का रूप धारण कर सकता है। तो आप लिख लीजिए, लिखिए। इस बिंदु पर, किस बिंदु पर भाई, क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट मृत्युकालिक कथन हो सकती है? आप चाहें तो यहां पे है जो है ये इस यहां आप मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा सकते हैं ऐसे। ये एक क्वेश्चन तो है ही है, फुल क्वेश्चन तो आता नहीं, क्वेश्चन का एक पार्ट है। क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट मृत्युकालिक कथन हो सकती है? तो अब मैं इसको पूरा दोहरा नहीं रहा हूं, सीधे मैं लिखा दे रहा हूं। इस बिंदु पर यह उल्लेखनीय है, उल्लेखनीय है, इस बिंदु माने इस पॉइंट पर यह उल्लेखनीय है, उल्लेखनीय माने मेंशनेबल है, यह उल्लेखनीय है, यह उल्लेखनीय है माने यह मेंशनेबल है कि FIR को भी, प्रथम सूचना रिपोर्ट को भी, FIR को भी, प्रथम सूचना रिपोर्ट को भी मृत्युकालिक कथन माना जा सकता है। डाइंग डिक्लेरेशन माना जा सकता है, मृत्युकालिक कथन माना जा सकता है, मृत्युकालिक कथन माना जा सकता है। कामा लगा के लिखिए, डाइंग डिक्लेरेशन माना जा सकता है, कामा लगा के लिखिए, किंतु यह आवश्यक है कि, किंतु यह आवश्यक है कि, नेसेसरी है कि FIR में यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट में जो बातें दर्ज कराई गई हैं, जो बातें दर्ज कराई गई हैं, जो बातें दर्ज कराई गई हैं, उनसे बातें माने क्या, थिंग्स, जो थिंग्स लॉज कराई गई हैं, दर्ज कराई गई में लिखाई गई हैं, लॉज कराई गई हैं, उनसे
उस व्यक्ति की मृत्यु के कारण का उस व्यक्ति की मृत्यु के कारण का उस व्यक्ति की उस पर्सन की डेथ के कारण का रीजन का पता चलता हो। पता चलना माने फाइंड आउट हो रहा हो, पता चलना माने रीजन फाइंड आउट हो रहा हो, ठीक है ना, फाइंड आउट हो रहा हो। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब इस पर आप एक केस लिख लीजिए, महमूद इलाही वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। महमूद इलाही वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश राज्य, स्टेट ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश राज्य। महमूद इलाही वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 1990 सुप्रीम कोर्ट, 1990 सुप्रीम कोर्ट। दिस इज द केस। महमूद इलाही वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 1990 सुप्रीम कोर्ट। लिखिए, के मामले में एक घायल व्यक्ति ने थाने में जाकर, घायल माने वुंडेड या इंजर्ड, एक घायल व्यक्ति ने माने एक वुंडेड व्यक्ति ने, एक इंजर्ड व्यक्ति ने थाने में जाकर एफआईआर लिखाया, थाने में जाकर एफआईआर लिखाया और तत्पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। थाने में जाकर एफआईआर लिखाया और तत्पश्चात उसकी मृत्यु हो गई, यानी आफ्टर दैट उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। अब आगे लिखिए, फुल स्टॉप करके लिखिए, पढ़ा चुके हैं, केवल लिखाना है। उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णीत किया, घायल व्यक्ति ने जाके एफआईआर लिखाई थी तो ये बताया था कि फला आदमी ने हमको घायल किया है, फला व्यक्ति ने हमको घायल किया है। उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णीत किया कि ऐसी प्रथम सूचना रिपोर्ट को, ये डिसाइड किया सुप्रीम कोर्ट ने कि ऐसी प्रथम सूचना रिपोर्ट को, ऐसी एफआईआर को, ठीक है ना, मृत्युकालिक कथन माना जाएगा, मृत्युकालिक कथन माना जाएगा, क्योंकि इससे, लेकिन आप जनरल वे में लिख लीजिए ना, ऐसी प्रथम सूचना रिपोर्ट को मृत्युकालिक कथन माना जाएगा, जनरल वे में लिख लीजिए, जनरल रूल हो गया ना फिर ये। महमूद इलाही में एफआईआर को मृत्युकालिक कथन मान लिया तो ये जनरल रूल हो गया, तो जनरल रूल की भाषा में आप लिख लीजिए, ऐसी प्रथम सूचना रिपोर्ट को मृत्युकालिक कथन माना जाएगा जिससे उस व्यक्ति जिसने एफआईआर लॉन्च कराई है, उस व्यक्ति की मृत्यु, उस व्यक्ति की मृत्यु
के कारण का, व्यक्ति की मृत्यु के कारण का पता चलता है, पता चलता है, पता चलता है। अब आपको हम अगला सवाल पढ़ाएंगे, क्या पुलिस से मृत्युकालिक कथन किया जा सकता है? पुलिस इतनी बुरी नहीं होती बेटा। हम लोग देखिए अपने घरों में दुबके हैं, महामारी फैली हुई है, लेकिन पुलिस को देखिए, पुलिस इस समय महामारी के बीच अपनी ड्यूटी कर रही है। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, मान लीजिए ए है, उसको बी घायल करके चला जाता है और सड़क के किनारे वो तड़प रहा है। कौन? ए। तब तक पुलिस की गाड़ी उधर से गुजर जाती है, पुलिस वाले बेचारे देखते हैं, उसको उठा लेते हैं और अस्पताल की ओर लेकर तेज रफ्तार से जाने लगते हैं कि इसका इलाज करा दिया जाए, इसकी जान बचा ली जाए। गाड़ी में वो बताता है कि बी ने हमको गोली से घायल किया है, बी ने हमारे ऊपर ये शूट किया है, फायर किया है। और अस्पताल पहुंचते पहुंचते उसकी मृत्यु हो जाती है, या अस्पताल में भर्ती होता है, दवा इलाज के लिए, घंटे 2 घंटे बाद उसकी मौत हो जाती है। तो सवाल इस बात का है कि ए ने अपनी मृत्यु का कारण, क्योंकि क्या क्या बताना है, डाइंग डिक्लेरेशन का इसेंशियल एलिमेंट आपको याद हो गया, सी, सी, डी, ई, एम। नेचर ऑफ प्रोसीडिंग कैसी भी हो, चाहे सिविल चाहे क्रिमिनल, ये कोई मटेरियल नहीं है। एक्सपेक्टेशन मरने का हो चाहे ना हो, मृत्यु की प्रत्याशंका कि अब हम मर ही जाएंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको सोचते हुए उसने बयान दिया हो कि अगले ने हमको घायल किया है। ज़रूरी ये अपनी मृत्यु का कारण बताया या फिर उस परिस्थिति को बताया, उन सर्कमस्टांसेस को बताया जिसमें वो मार डाला गया है और उसकी मौत हो गई। तो मेरे बेटे, कहीं धारा 32(1) में नीचे कोई एक्सेप्शन भी जुड़ा है क्या कि लेकिन अगर पुलिस को उसने अपनी मौत का कारण बता दिया, पुलिस को उसने अपनी मौत का कारण बता दिया, तो वो डाइंग डिक्लेरेशन नहीं माना जाएगा, उसका कोई साक्षिक मूल्य नहीं होगा? ऐसा कुछ नहीं है। चेतराम के मुकदमे में, चेतराम के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पुलिस पे भरोसा करो, पुलिस इतनी बुरी नहीं है जितना बुरी हम लोग उसको कह देते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने पुलिस को ही अपनी मृत्यु का कारण बताया है, किसी व्यक्ति ने पुलिस को ही अपनी मृत्यु का कारण बताया है, तब भी उसे डाइंग डिक्लेरेशन माना जाएगा और उसके साक्षिक मूल्य में कोई कमी नहीं आएगी। यानी साक्षिक मूल्य अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया, उसका साक्षिक मूल्य नंबर 1 का होगा। किसी अन्य साक्ष्य से बिना कोरोबोरेशन कराए हुए ही अभियुक्त को दोषित एवं दंडित किया जा सकता है। जैसे इस इलस्ट्रेशन में पुलिस की गाड़ी में ही मान लीजिए ए ने दम तोड़ दिया और बी ने उसको गोली से घायल किया था, उसने पुलिस वालों को बताया था, तो जब पुलिस वाला प्रोसिक्यूशन का गवाह बन करके, प्रोसिक्यूशन का गवाह बन करके, इसी में तो पुलिस वाले भी शामिल रहते हैं, प्रोसिक्यूशन में तीनों आते हैं, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होगा और कहेगा कि हुजूर जब मैंने उसको उठाया वो तड़प रहा था सड़क के किनारे, क्या करने के लिए? दवा इलाज के लिए, अस्पताल ले जाने के लिए। गाड़ी में उसने हमको बताया कि बी ने हमारे ऊपर फायर किया है और उसके बाद उसकी मौत हो गई। तो ये डाइंग डिक्लेरेशन जो मरते समय उसने पुलिस को दिया है, ये नंबर 1 का साक्ष्य है। इसके साक्षिक मूल्य में इसलिए कमी नहीं आएगी कि मृतक ने अपनी मौत का कारण पुलिस को बताया है, नहीं।
मृतक ने अपनी मृत्यु का कारण पुलिस को बताया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो पीछे हम आपको धारा 25 पढ़ाए हैं, धारा 26 पढ़ाए हैं, पुलिस से की गई संस्वीकृति पढ़ाए हैं, उसको यहां मत लाइएगा, उसको वहीं रहने दीजिए। यहां के प्रावधान को यहां रहने दीजिए। दोनों में बहुत गैप है, 25, 26 और यहां 32, 1। चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। आप एक ब्लॉक बनाइए, क्या पुलिस से मृत्युकालिक कथन किया जा सकता है? क्या, अगला ब्लॉक बनाइए, क्या पुलिस से मृत्युकालिक कथन डाइंग डिक्लेरेशन। मृत्युकालिक कथन तो आदमी करेगा ही करेगा, मृत्युकालिक कथन के रूप में न्यायालय उसको स्वीकार करेगा कि नहीं, ये मतलब है इस सवाल का। मौत का कारण तो आदमी किसी से बता देगा, मौत का कारण तो आदमी किसी से भी बता देगा, लेकिन न्यायालय उसको स्वीकार करेगा कि नहीं स्वीकार करेगा, ये प्रश्न है। पुलिस से मृत्युकालिक कथन किया जा सकता है। क्या पुलिस से मृत्युकालिक कथन किया जा सकता है? ये ब्लॉक है, ये अगला क्वेश्चन है। इसमें A B C D ब्लॉक में भरते जाइए, ठीक है ना। एक एक ब्लॉक को तैयार करते जाइए, उस पर L लिखते जाइए, काम खत्म। और जब अगला ब्लॉक पढ़िए अगले दिन, एक दिन में 10 ब्लॉक अगर आप तैयार कर ले गए तो उस दिन सारे के सारे ब्लॉक को, ये नहीं कि 10वां पढ़ रहे हैं तो 1 से 9 तक फिर पढ़िए, 9वां पढ़ रहे हैं तो 1 से 8 तक पढ़िए, उस दिन नहीं, नेक्स्ट टर्न पे जब फिर पढ़िएगा तो जो आगे के ब्लॉक, पहले के ब्लॉक को आप L लिखे हुए हैं याद करने के बाद उनको जल्दी जल्दी एक बार पढ़ लीजिएगा। जैसे नेक्स्ट टर्न पे मान लीजिए ब्लॉक नंबर 15 आपको पढ़ना है, ठीक है, तो आगे वाला, पहले वाला एक बार जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए, क्योंकि एक नियम है और उस नियम के तहत काम करिए। नहीं तो आप भूलते हैं, और जब आप भूलते हैं तो आप घबराने लगते हैं। नियम विरुद्ध कार्य करेंगे तो घबराएंगे ही और भूलेंगे भी। क्या? सुचिंतित पाठ भी पुनि पुनि देखो, यानी वो पाठ, वो लेसन जो अच्छी तरह चिंतित है, याद कर लिया गया है, वेल लर्न जिसे कहा जाता है, वेल लर्न, उसे भी बार बार देखना चाहिए, नहीं तो भूल जाता है। भूलना मनुष्य की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है भाई, नेचुरल फेनोमेना है। हम लोग भूलेंगे नहीं तो क्या होगा? तो गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ क्या हो जाएगा? जो आपकी जिंदगी के सबसे दुखद क्षण हैं वो आपको हरदम याद रहेंगे, और जब आपको अपनी जिंदगी के सबसे दुखद क्षण हरदम याद रहेंगे तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे हमें ले लीजिए, मेरी माँ का हमें छोड़कर जाना मेरी जिंदगी का और इससे दुखद क्षण और क्या हो सकता है। लेकिन अगर मम्मी की बात या उनकी याद हमें हमेशा रहे तो क्या मैं आपको पढ़ा पाऊंगा? क्या मैं आपको हंसा पाऊंगा? नहीं। उसी तरह से जिंदगी के सुखद क्षण हरदम याद रहेंगे तो भी गड़बड़ हो जाएगा। सुखद क्षणों को भी भूलना है, दिमाग को भूलना पड़ता है, भगवान ने उस तरह बनाया ही है। जब दोबारा रिवाइज करोगे तो खट से याद आ जाएगा, और हरदम याद रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। हमने क्लास में भी आपको बताया है, सुखद क्षण, जिंदगी का सबसे सुखद क्षण हरदम याद है। जब हरदम याद है तो हरदम हंसते रहेंगे। तो इंटरव्यू में आपको कॉल किया गया, बुलाया गया, तो आप कहेंगे हे मे आई कम इन, तो एक्सपर्ट कहेगा ये कौन आ गया? तो वो कहेगा कि यस प्लीज कम इन। अंदर जाएंगे, मे आई सिट, यानी मैं बैठ सकता हूँ। एक बार को बर्दाश्त करेगा, बोले प्लीज सिट डाउन। फिर वो सवाल पूछेगा, फिर आप सवाल का जवाब नहीं देंगे, आप कहेंगे मैंने ये विषय तो पढ़ा नहीं है, तो कहेगा यू गेट आउट।
यू है, यू गेट आउट, छट जाए। तो भूलना तो स्वाभाविक प्रवृत्ति है, न भूलो। इसके लिए यही तरीका है कि जब अगले टर्म पे आप अगले लेसन को पढ़ रहे हैं तो पीछे वाला बहुत जल्दी जल्दी एक बार पढ़ लीजिए बस। अब बेटा मैं आपको इसको लिखाना चाह रहा हूं, लिखाना चाह रहा हूं। क्या लिखाना चाह रहा हूं भाई? वेदर डाइंग डिक्लेरेशन में बी मेड विथ पुलिस ऑफिसर और पुलिस। वेदर डाइंग डिक्लेरेशन में बी मेड बाई पुलिस ऑफिसर, ये मैं आपको लिखाना चाह रहा हूं। लिख लीजिए इंग्लिश में भी, वेदर डाइंग डिक्लेरेशन, वेदर डाइंग डिक्लेरेशन may be made, whether dying declaration may be made with पुलिस ऑफिसर। पुलिस एक्ट में भी आप पढ़ेंगे, यहां भी मैं आपको बता दे रहा हूं, और सीआरपीसी में भी मैंने आपको बताया है। पुलिस ऑफिसर शब्द जो आता है ना बेटा, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि जो उदाहरण मैंने अभी लिया कि पुलिस वाले अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, उसमें कोई पुलिस का अफसर बैठा हो, यानी दरोगा जी बैठे हो या सीओ साहब तो उसमें बैठेंगे नहीं, उनकी अपनी खुद की गाड़ी होती है। दरोगा जी भी खुद की गाड़ी होती, छोटे दरोगा की नहीं होती, जो सब इंस्पेक्टर वगैरह होते हैं, इंस्पेक्टर की तो होती ही है। पुलिस ऑफिसर का मतलब है कि अगर उसमें पुलिस कांस्टेबल भी बैठा हुआ है ना, कांस्टेबल तो रहेगा ही कम से कम, उसको भी पुलिस ऑफिसर कहा जाता है। सीआरपीसी में, पुलिस एक्ट में एक सिंपल कांस्टेबल को भी पुलिस ऑफिसर कहा जाता है। इसको आपको ना समझाएं तो जो एंटी पार्टी का वकील है वो थाम देगा, कहेगा गाड़ी में कोई अफसर था ही नहीं, तो बताओ ना। अगर कांस्टेबल हो तब भी कह दो हमसे बड़ा कौन सा अफसर है। विधि की भाषा में आई एम आल्सो ऑफिसर। थाने का हर कांस्टेबल, अफसर तो अफसर है ही है, थाने का हर कांस्टेबल अफसर है। तो ये बड़ी इज्जत से सीआरपीसी और पुलिस एक्ट में इनको कहा जाता है और कहा जाना भी चाहिए। आप देखिए बेचारे जान की जोखिम लगा करके कोरोना काल में कैसे रात दिन ड्यूटी दे रहे हैं, तरस आ जाती है। खैर, तो आप जरा लिखिए बेटा, इस बिंदु पर कंफ्यूज नहीं करना है। किस बिंदु पर, मैं दोहरा नहीं रहा हूं, इस बिंदु पर ये क्या पुलिस से मृत्युकालिक कथन किया जा सकता है, यानी वेदर डाइंग डिक्लेरेशन में बी मेड विथ पुलिस ऑफिसर। इस बिंदु पर यहीं से लिखिए, इस बिंदु पर यानी इस पॉइंट पर यह उल्लेखनीय है कि पुलिस अधिकारी से भी मृत्युकालिक कथन, डाइंग डिक्लेरेशन, पुलिस ऑफिसर से भी डाइंग डिक्लेरेशन इस बिंदु पर उल्लेखनीय है, माने इस पॉइंट पर मेंशनेबल है कि पुलिस ऑफिसर से, पुलिस अधिकारी से भी मृत्युकालिक कथन किया जा सकता है, डाइंग डिक्लेरेशन किया जा सकता है। और ऐसे में जब पुलिस अधिकारी से डाइंग डिक्लेरेशन किया गया, और ऐसे में यानी इन दिस सिचुएशन, इन दिस कंडीशन, इन दिस सर्कमस्टांस, जो लिखिए सब सही है। ऐसे में पुलिस अधिकारी पर भी
भरोसा किया जा सकता है। पुलिस अधिकारी पर भी भरोसा किया जा सकता है, पुलिस ऑफिसर पर भी बिलीव किया जा सकता है, विश्वास किया जा सकता है, उसके ऊपर रिलाई किया जा सकता है। जो लिखेंगे सब सही है। भरोसा किया जा सकता है यानी उसके ऊपर रिलाई किया जा सकता है, उसकी बात रिलायबल होती है, ठीक है ना, विश्वसनीय होती है इस परिस्थिति में, जबकि किसी ने उसे अपनी मौत का कारण बताया और मर गया। ठीक, अब आगे लिखिए, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस चेतराम 1989 सुप्रीम कोर्ट। स्टेट ऑफ यूपी, स्टेट ऑफ यूपी, यूपी वर्सेस चेतराम, चेतराम 1989 सुप्रीम कोर्ट। ऐसे एक लाइन में लिखिएगा, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस चेतराम 1989 सुप्रीम कोर्ट। पैराग्राफ में जब केस को लिखते हैं ना बेटा, तो एक लाइन में लिखते हैं, ऐसे नहीं स्टेट ऑफ यूपी फिर यहाँ वर्सेस लिख दिया, फिर यहाँ लिख दिया चेतराम, तो इधर जगह बच जाती है, इधर जगह बच जाती है, वो खराब लगता है। वो उसी तरह खराब लगता है, ऑफलाइन में कई बार बताया है, डेमो में लड़के जुड़े हैं वो भी जान लें। जैसे कोई आदमी हंसे और उसका इधर का दांत टूट गया हो, खाली रहे इधर वाला, और इधर वाला भी खाली रहे, तो जिसके सामने वो हंस रहा है वो सोचता है यार मुंह बंद कर ले भाई तो अच्छा है, मत खोल मेरे भाई, या तो दांत लगवा ले। दांत क्या है? दांत हमारी शोभा है, लेकिन हम लोग इतने नेग्लिजेंस हैं, बल्कि नेग्लिजेंट कह लीजिए। आंख शरीर का सबसे अव्वल पार्ट है, कभी उसकी अलग से हम लोग देख रेख नहीं करते। मुंह धुलने के दौरान अगर धुला गई तो ठीक है, नहीं धुला गई तो वो भी ठीक है। खाना खाते हैं दांत को साफ नहीं करते, दोनों मीटिंग ब्रश नहीं करते, तो एक दिन ऐसा आएगा काढ़ा खा जाएगा, उखड़वाना पड़ेगा। और जो आप सोच रहे हैं उसको हम नहीं कहेंगे। गुटखा खाते हैं, चलिए कह ही दे रहे हैं, तो क्या होता है, दांत खराब हो जाएगा। तंबाकू खाएंगे, खराब हो जाएगा। दांतों को सफ़ेद होना चाहिए ना, स्वच्छ, फिर लकीर पड़ जाएगी तो खराब लगेगा ना वो। ये तो जल्दी से खावा के गुटखा अपना अच्छे से धुल लो, वो अपना असर न डाल पाए उस पर। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं आपका टीचर होने के साथ साथ बड़ा भाई भी हूँ, मेरा फ़र्ज बनता है इसलिए इतना बोल देते हैं। बाकी आपके गुटखा उटखा खाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, नुकसान करेगा। लिखिए, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस चेतराम 1989 सुप्रीम कोर्ट। लिखिए, के मामले में उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने, के मामले में उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि, ये क्लियर कर दिया कि, स्पष्ट कर दिया कि, ये क्लियर कर दिया कि पुलिस अधिकारी से किया गया कथन भी, पुलिस अधिकारी से किया गया कथन भी साक्ष्य के रूप में, पुलिस अधिकारी से किया गया कथन भी साक्ष्य के रूप में, यानी पुलिस ऑफिसर से किया गया स्टेटमेंट भी साक्ष्य के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ एविडेंस, साक्ष्य के रूप में, कामा लगा के लिखिए, अभियुक्त के विरुद्ध, एक्यूज्ड के अगेंस्ट सुसंगत होगा। सुसंगत होगा माने रेलेवेंट होगा, सुसंगत होगा,
और उसके साक्षिक मूल्य में, अभी साक्षिक मूल्य ऊपर पढ़ाया मैंने आपको, अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य के रूप में सुसंगत होगा। साक्ष्य के रूप में सुसंगत होगा। अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य के रूप में सुसंगत होगा, यानी साक्ष्य के रूप में अभियुक्त के विरुद्ध सुसंगत होगा, ऐसे लिखा होगा आपने। और उसके साक्षिक मूल्य में, उसके एविडेंशियरी वैल्यू में, इसलिए कोई कमी नहीं आएगी, इसलिए कोई कमी नहीं आएगी, इसलिए को अंडरलाइन कर दीजिए, इसलिए कोई कमी नहीं आएगी कि, इसलिए कोई कमी नहीं आएगी कि वह कथन पुलिस से किया गया है, वह कथन पुलिस से किया गया है, वो स्टेटमेंट पुलिस ऑफिसर से किया गया है, इसकी वजह से उसके साक्ष्य मूल्य में कोई कमी नहीं आएगी।